12 की पुस्तक अ, का ये 5वां चैप्टर होगा, जिसका नाम है आईने अकबरी कृषि संबंध। तो इसका हमने एक भाग देख लिया है, जिसमें हमने देखा कि आईने अकबरी क्या है, इसे कितने भागों में बांटा गया है और इसके हर भाग में हमें किस बात की जानकारी मिलती है। आज को जो वीडियो है वो हम देखेंगे कि अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था कैसी है, और ये सारी जानकारियाँ हमें आईने अकबरी के आधार पर ही प्राप्त होगा। तो जब अकबर ने शासन संभाला तो उस समय उसने देखा कि उसके पास जो भूमि है, जिससे उसे राज्य की आय प्राप्त होनी है, और जिस आय के साथ ही वो अपनी प्रजा के लिए कल्याणकारी कार्य करेगा, अपना राजकाज चलाएगा। तो उसने ये बात देखी, उसे ये समझ आया कि उसके पास जो भूमि है जिससे वह राजस्व प्राप्त कर सकता है, वो भूमि बहुत ही कम है। मतलब खालसा भूमि क्या होता है? राजकृत भूमि जो होती है, जो राज्य की अपनी भूमि होती है, जिससे उसे टैक्स प्राप्त होता है, उस भूमि को कहा जाता है खालसा भूमि। तो अकबर ने ये नोटिस किया कि उसके पास खालसा भूमि जो है वो बहुत ही कम मात्रा में है, क्योंकि भूमि कई तरह की होती है। एक तो खालसा भूमि जो राज्यकृत भूमि होती है, दूसरी भूमि क्या होती है कि अगर किसी को इनाम में कोई भूमि दे दी जाए, वो अलग भूमि होती है। फिर जैसे किसी के खास काम से प्रसन्न होकर, किसी वीरता से प्रसन्न होकर, किसी खास सेवा के बदले में प्रसन्न होकर अगर बादशाह किसी को भूमि इनाम में दे देता है, तो वो उस भूमि से टैक्स नहीं वसूल सकता है। दूसरा क्या होता है कि जो भूमि दान में दी जाती है, जैसे किसी को मस्जिद बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, या फिर किसी धार्मिक गुरु को अगर किसी धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए दान में अगर दे दी जाए, तो वो भूमि कहलाती है वक्फ भूमि। तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो वक्फ भूमि होती है और जो इनाम में दी हुई भूमि होती है, उन भूमि से हम राजस्व वसूल नहीं कर सकते हैं। फिर क्या होता है, बहुत सारी भूमि अगर बंजर हो गई है या बहुत सारी भूमि पर अगर जंगल है, तो उन भूमि से भी हम नहीं वसूल सकते हैं। खासकर वहाँ से खेती की जो राजस्व वसूली होती है, वो हम नहीं कर सकते हैं। तो अकबर ने ये नोटिस किया कि उसके पास जो खालसा भूमि है जिससे वो राजस्व प्राप्त कर सकता है, वो मात्रा में बहुत कम है, और इतनी कम मात्रा में वो उसने देखा कि बहुत कम राजस्व प्राप्त हो रहा है, और राजस्व की कमी के कारण उसे शासन चलाने में भी दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए अकबर ने सबसे पहला काम ये किया कि वो ये उपाय ढूंढने में लग गया कि अपनी खालसा भूमि से राजस्व की आय जो है वो कैसे बढ़ाए। तो इसके लिए उसने क्या प्रयास किया, ये हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि अकबर ने खालसा भूमि से राजस्व की आय बढ़ाने का जो सबसे पहला प्रयास किया था, वो क्या किया था, 1563 ईस्वी में इत्माद खां, नाम और डेट नोटिस लिख लेना। 1563 ईस्वी में इत्माद खां को अपना राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया, और उसे ये काम सौंपा कि आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि आधार पर हम खालसा भूमि से राजस्व की आय बढ़ा सकें। उसके बाद उसने क्या किया, फिर उसके काम से वो प्रसन्न नहीं हुआ। फिर 1 साल बाद ही उसने 1564 ईस्वी में मुजफ्फर खां को दीवान बनाया और उसको सहायक बनाया राजा टोडरमल को। लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ खास लाभ वो नहीं दिखा पाए। फिर 1569 ईस्वी में शिहाबुद्दीन अहमद को उसने दीवान बनाया। तो शिहाबुद्दीन अहमद ने जो प्रयास किए वो क्या था, उसने क्या किया कि नस्क या कनकुत प्रणाली के आधार पर राजस्व वसूली की। अभी नस्क या कनकुत प्रणाली क्या होता है, देखो, नस्क या कनकुत प्रणाली मतलब भूमि की उपज की क्षमता जो होती है, उसके आधार पर ये तय कर लेना का राजस्व की उपज कितनी होगी, और उसी उपज के आधार पर राजस्व निर्धारित कर देना। मतलब अगर कि कोई भूमि देखने में बहुत उपजाऊ लग रही है, तो ये मान लेना कि इस भूमि से फसल बहुत अच्छी होगी, और जितनी मात्रा में फसल होगी उसी के आधार पर उसका 10% और 20% जो भी हो, उतना रकम तय कर लिया जाता था कि इतना ही हमें राजस्व वसूलना है। अगर कोई उसे ये लग रहा है कि कोई भूमि कम उपजाऊ है, तो वो ये मानेगा कि इसमें फसल उतनी अच्छी नहीं होगी, फिर उसी आधार पर उसकी राजस्व की रकम तय कर ली जाती थी। तो ये जो थी, शिहाबुद्दीन को जो उन्होंने नियुक्त किया, तो उसने कनकुत प्रणाली के तहत, मतलब उपज के आधार पर नहीं, बल्कि भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है उसके आधार पर आप अनुमान लगाएं, और अनुमान के आधार पर राजस्व की आय निर्धारित कर लें। तो इससे जो है अकबर को कुछ खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी जो है अनुमान सही नहीं होते थे। क्योंकि मान लीजिए कि आप के आधार पर आपने देखा कि भूमि बहुत अच्छी है, और उस आपने ये अनुमान लगाया कि उपज ही बहुत अच्छी होगी, लेकिन कभी ऐसा हो जाता था कि बारिश नहीं हुई, या फिर फसल को कुछ और नुकसान हो गया, तो किसी और कारण से अगर उपज उतनी अच्छी नहीं हुई, हालांकि भूमि बहुत उपजाऊ थी, लेकिन भूमि के उपजाऊ होने के बाद भी अगर किसी कारणवश उपज अच्छी नहीं हो पाई, तो हम जो अनुमान है वो तो फिर गलत हो गया, और उस आधार पर अगर जो राजस्व हम वसूल रहे हैं
वो उतना नहीं आ पाता था। तो अकबर को इससे भी कुछ खास फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा था। तब फिर अकबर ने क्या किया, 1570 से 71 में राजा टोडरमल को जब ये काम सौंपा गया तो उन्होंने क्या किया कि नस्ल प्रणाली जो थी, कनकुत प्रणाली, उसका त्याग कर दिया और उसने क्या किया कि असल पैदावार के आधार पर कर का निर्धारण किया। मतलब उसने क्या किया कि भूमि की उपज को नहीं देखा, उसने सीधा ये देखा कि अगर जब फसल तैयार हो जा रही है तो तैयार फसल के आधार पर, जितनी फसल तैयार होकर आई है उसके आधार पर उसका 10% या 20% जो भी हो वो कर निर्धारित करके उसे वो वसूल करता था। तो इस तरह से अकबर ने देखा कि हाँ, इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो फिर हम देखेंगे कि जब अकबर ने 1570-71 में टोडरमल को नियुक्त किया और टोडरमल ने फिर ये जो प्रणाली अपनाई, तो इससे अकबर को बहुत समझ में आया कि हाँ, इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो इसी प्रणाली को अकबर ने अगले 10 वर्षों तक, मतलब 80 तक, 1580 ईस्वी तक इसी प्रणाली को लागू कर दी और इस प्रणाली को कहा गया आईने दहशाला। तो हम इसका डिटेल देखेंगे कि आईने दहशाला क्या है। तो हम देख रहे हैं कि 1570-71 में जब राजा टोडरमल को राजस्व अधिकारी बनाया गया और उन्होंने कनकुत प्रणाली का त्याग करके जो नई प्रणाली लागू की, उस आधार पर उसने देखा कि अगले 10 वर्षों तक यानी 1580 ईस्वी तक किसी प्रणाली को लागू कर दी गई। तो इस प्रणाली से कुछ फ़ायदा समझ आया। इसके बाद अकबर ने किया कि 1582 ईस्वी में अकबरमल को दीवान अशरफ यानी कि भूमि विभाग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। अब इसके आधार पर उसने क्या किया कि जो भी कृषि योग्य भूमि थी, मतलब जो खालसा भूमि थी जिससे राज्य की आय प्राप्त हो सकती थी, उस भूमि का संपूर्ण क्षेत्र में, संपूर्ण साम्राज्य में सर्वेक्षण कराया। फिर उसने भूमि को वर्गीकृत किया उपज के आधार पर, उसने 4 भागों में बांटा है। उसके बाद क्या किया कि भूमि की जो नपाई की जो प्रणाली थी उसमें परिवर्तन किया। पहले भूमि की नपाई क्या से होता था, ये रस्सी, जो जूट की रस्सी होती है उसके आधार पर भूमि की नपाई होती थी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि अत्यधिक गर्मी पड़ने पर रस्सी फैल जाती थी और नाप सही नहीं होती थी। तो अकबर ने इसमें ये परिवर्तन किया कि अब उसने बांस के जरीबों का इस्तेमाल किया जो कि फैलती या सिकुड़ती नहीं थी। तो इस आधार पर क्या हुआ कि जो क्षेत्रफल की इकाई जो बीघा थी वो 60 गज गुना 60 गज अर्थात 3600 स्क्वायर गज होता था। ये इस तरह से उसने संपूर्ण भूमि की पैमाइश करवाई और फिर उसे उसके उपज के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया और फिर उसने कर का निर्धारण किया। तो हम देखेंगे कि भूमि का वर्गीकरण कैसे है। तो आईने अकबरी से पता चलता है कि उसने भूमि को 4 भागों में बांटा। पहली भूमि थी पोलज, दूसरी थी परती, तीसरी थी चाचर या छज्जर और चौथी थी बंजर भूमि। तो पोलज भूमि किसे कहा गया, ये प्रथम श्रेणी की भूमि थी जिसमें बहुत उच्च कोटि की भूमि इसे माना जाता था। इसमें क्या होता था कि साल में 2 फसलें तैयार हो जाती थी। इसकी उपज इतनी अच्छी थी कि इसमें एक साल में 2 फसल तैयार की जाती थी। फिर है दूसरा है परती, यह वह भूमि थी जो लगातार 2 या 3 वर्ष खेती करने के बाद पुनः उर्वरा शक्ति प्राप्त करने के लिए उसे 1 वर्ष तक ऐसे परती छोड़ दिया जाता था, ताकि जो फसल तैयार करने के दौरान इसमें जिनमें न्यूट्रिएंट्स का क्षय हुआ है वो 1 साल उसे परती छोड़ने के बाद भूमि में वो सारी उर्वरा शक्ति वापस आ जाए। तीसरी जो भूमि है वो है चचर भूमि। यह वह भूमि होती थी जो कृषि योग्य होने या उर्वरा होने के लिए उसको 3 से 4 साल तक ऐसे ही परती छोड़ा जाता था ताकि ये अपने खोए हुए न्यूट्रिएंट्स को दोबारा प्राप्त कर सके। और जो चौथी तरह की भूमि थी वो थी बंजर भूमि। इसे सबसे निम्न कोटि की भूमि माना जाता था और ये 5 वर्ष के लिए परती छोड़ी जाती थी ताकि ये अपने खोई हुई उर्वरा शक्ति को दोबारा से प्राप्त कर सके। तो इस आधार पे हम देख रहे हैं कि भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रथम श्रेणी की भूमि थी उसकी औसत पैदावार निकाल ली जाती थी कि इसका औसत जो एवरेज जो इसकी उपज है वो कितनी हो सकती है और उस उपज को अगले 10 वर्षों के आधार मानकर फसल की प्रति बीघा पैदावार का औसत निकाल लिया जाता था। और उसके बाद क्या करती थी सरकार, इस औसत पैदावार का 1/3 भाग कर के रूप में वसूलती थी और सभी विवरण जो है वो पटवारी के कागजों पर अंकित होता था। मतलब ऐसे मुंह से बोली जाने वाली प्रथा नहीं थी, उसमें जो भी लेन देन होता था उसे पटवारी कागज पर लिख कर रखता था और प्रत्येक किसान को उस भूमि का पट्टा दिया जाता था। और लगान अगले 10 वर्षों के बाद औसत के अनुसार लगान जो है वो नगद रूप में लिया जाता था। यही थी टोडरमल की धर्मशाला व्यवस्था या फिर इसको जब्ती प्रथा भी बोला जाता है। कनकुत प्रणाली का त्याग करके जब्ती प्रणाली लाई गई। तो ये थी उसकी जो है भूमि का वर्गीकरण और ये थी आईने दहशाला पद्धति। अब जो अगला वीडियो होगा
उसमें हम लोग देखेंगे कि भूमि में राजस्व की दर क्या थी, राजस्व कैसे वसूला जाता था, राजस्व वसूली के लिए कौन कौन से अधिकारी होते थे, फिर कर निर्धारण की कौन कौन सी प्रणाली जो है वो प्रचलित थी, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू।